सभी भाइयों, बहनों, माताओं एवं क्षेत्र की जनता जनार्दन को आज की जनता की अदालत में सभी का हार्दिक स्वागत है। अब तक टीवी न्यूज चैनल का विशेष कार्यक्रम जनता की अदालत बेहद लोगों की मांग पर शुरू किया गया। इस जनता की अदालत में कांग्रेस पार्टी के किसान कांग्रेस प्रकोष्ठ के भाई हमारे पास चेयरमैन साहब जुड़ेंगे, जो अमित शाह ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को अपमानित किया है। देखते हैं कि हमारे बीच में भाई माननीय जगदीश सिंह जी क्या कहते हैं। सर जी, आपको जनता की अदालत में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार कर आपको जनता की अदालत में हार्दिक स्वागत है जी। मैं पूछना चाह रहा हूं, जो अमित शाह ने जो अमित शाह ने अभी संविधान को लेकर के अपमानित किया, बाबा साहब अम्बेडकर के उस संविधान को, इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के संसद तक हर जगह पर बाबा साहब के सम्मान में उतर चुकी है। तो इस संदर्भ में आपको क्या कहना चाहते हैं? क्या ये लोग संविधान को मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए, इनका इतिहास पहले से ही ये इस बात के लिए बहुत स्पष्ट है। ये मनुस्मृति को ही मानते हैं और संविधान को पहले भी इन्होंने विरोध किया, राष्ट्रीय तिरंगा का विरोध किया, संविधान का विरोध तो किया ही किया। साथ ही साथ आपने ये देखा होगा कि इस देश की आजादी के मामले में भी इनका विरोध था। तो इनके संस्कारों में इस बात की स्पष्टता रही है कि ये हमेशा से गैर बराबरी की समाज को ही अपनाना चाहते थे और आज भी ये गैर बराबरी के समाज को ही रखना चाह रहे हैं, जिसमें आप ये समझ ही रहे हैं कि मनुस्मृति में जो भी खामियां हैं, उन खामियों को नजरअंदाज करके इस समाज में बराबरी स्थापित करने की बात जो बाबा साहब ने कही थी, बंधुत्व स्थापित करने की बात जो बाबा साहब ने कही थी, भारत के संविधान के प्रस्तावना में जो लिखा है कि यहाँ इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी की जो बात है, तो उस सब चीज से ये लोग नाइत्तेफाक हमेशा रहे हैं और उसी चीज को सदन की कार्रवाई में अमित शाह जी मुखर होकर कह लिए और ये तो अंदर की बात थी, वो निकल गई, उनके जुबान पे आ गई। बाकी आप हमेशा ही देख लें, इस पार्टी में, गोडसे की पार्टी में, सावरकर की पार्टी में, गोलवलकर की पार्टी में, इनके सिद्धांतों में हमेशा ही नफरत रही है, हमेशा ही एक ऊंच नीच की प्रथा रही है, जो कि पूरी तरह से अम्बेडकर जी के साथ साथ स्वतंत्र भारत में नेहरू जी ने, सरदार पटेल जी ने, गांधी जी ने, मौलाना साहब ने मिलकर एक संविधान बनाया जिसमें बराबरी की बात कही गई थी, बंधुत्व की बात कही गई थी, न्याय की, सामाजिक न्याय की बात कही गई थी, सोशल इक्वालिटी की बात कही गई थी। ये सब चीज वर्तमान समय में देखने में ही आ रहा है कि वर्तमान सरकार ये सारी चीजों को जरा भी नहीं मान रही है। और आप इसी ना से देखिए कि आर्थिक रूप से गैर बराबरी बहुत ज्यादा बढ़ी है, इधर सामाजिक रूप से भी गैर बराबरी रही है। तो ये चीज स्पष्ट है कि ये लोग मनुस्मृति को मानते हैं और संविधान को हमेशा ही अपमानित करते रहते हैं। तो जो इस बार पूरा दलित समाज में कहें, जितने अम्बेडकरवादी हैं या फिर हम कैसे संविधान और अम्बेडकर प्रेमी हैं, जो इस मुद्दे को लेकर के सड़क से लेकर के संसद तक इनकलाब करने लगे हैं और ये भी कह रहे हैं संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो इस तरीके के जन आक्रोश आ गया है और जन आक्रोश के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपनी हट अधर्म पर टिकी हुई है। तो क्या इन्हें त्यागपत्र देना पड़ेगा या नहीं, या फिर जनता इन्हें उखाड़ फेंकेगी? ये बेशर्मी से हमेशा ही आप देखिए
गैर बराबरी की समाज की बात हमेशा से ही इनके सिद्धांतों में रही है। आप ये देख लीजिए कि पुरुष और महिला में भी ये भेद करे हैं, महिला को भी ये उस हल्की नजर से देखते हैं, अपमानित करते रहते हैं, दलित को भी अपमानित करते रहते हैं। तो इनको तो जनता ही बाहर करेगी। ये बेशर्म लोग हैं, इस्तीफा नैतिक लोग देते हैं, जितनी नैतिकता इन लोगों से उम्मीद करना जाती है, ये बिल्कुल अनैतिक लोग हैं, इनको जनता ही उखाड़ फेंकेगी। आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये भाई ये मनुवाद स्मृत को लाना चाहते हैं, मनुवाद को करना चाहते हैं। और अगर ये मनुवाद के विषय में बात किया जाए तो मनुवाद पर जो लगातार बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत पहले ही मनुवाद की जो मनुस्मृति थी उसको जला दिया था और कहा था वो किताब को भारत में मानने की जरूरत नहीं है, जिसमें वैमनस्यता पैदा कर रही हो, भाई भाई को लड़ाने का काम कर रही हो और जो एकता, अखंडता और भाईचारे को बनाए रखने में बाधा हो, ऐसी किताब को जला करके उन्होंने समाप्त कर दिया था। आज जब वो सत्ता में बैठे हैं, जब हम देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, जिसे हम देश के चौकीदार के नाम से भी जाने जाते हैं, वो जब संविधान को सर के ऊपर रखते हैं तो क्या ये ड्रामा है या भारतीय संविधान का अपमान है? सब दिन इनका ड्रामा है, ये नौटंकी बाज रहे हैं, हमेशा ही दोहरा चरित्र इनका रहा है। एक तरफ कभी कहेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत अच्छे नेता थे, तो वहीं इनके पूर्वज श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी के कार्य प्रणाली देखा जाए तो इन्होंने आजाद हिंद फौज का भी विरोध किया था, इन्होंने संविधान का विरोध किया था। और उसी क्रम में आज वही देखा जा रहा है कि ये गरीबों को और गरीब बनाने पे तुले हुए हैं। इनकी नीतियां अमीरों को, चुनिंदा अमीरों को और अमीर बनाने पे तुली हुई है। तो आप ये चीज देखेंगे ही कि ये सब हमेशा से दोगलापन, दोहरापन नैतिक रूप से, मौखिक रूप से आचरण में हमेशा रखे हैं। आपका कहना है कि ये लगातार दोगलेपन रही है। जब देश की लड़ाई, आजादी लड़ी जा रही थी, देश के लिए इनकलाब कहा जा रहा था, तब भी ये अपनी बाज पर नहीं आ रहे थे और लगातार संविधान का और बाबा साहब अम्बेडकर का, और यहां तक कि इन्होंने जब देश में एकता की बात आई, आजादी की बात आई, तब भी ये विरोध कर रहे थे। और यहां तक कि हमारे राष्ट्र ध्वज है, जो तिरंगा है, इसका भी उन्होंने अपमानित करने का काम किया। और जिसे बिल्कुल मगर एक आरोप इन पर आए दिन लगाते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को कानून मंत्री और जैसे कुछ महत्वपूर्ण पदों पर कांग्रेस ने हटा दिया। क्या ये आरोप जो लगाते हैं बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के, क्या ये सही है या गलत है? लोगों में भ्रांतियां हैं। बाबा साहब अम्बेडकर अगर कानून मंत्री हुए या संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हुए तो वो अपनी प्रतिभा पे हुए, किसी की मेहरबानी पे नहीं हुए जी। और ये वो स्वाभिमानी व्यक्ति हमेशा थे और उनकी स्वाभिमानी होने के नाते ही जब उनको ये महसूस हुआ कि हिंदू कोड बिल पे नेहरू सरकार उस रफ्तार से काम नहीं कर रही जिस रफ्तार से बाबा साहब चाह रहे थे, तो उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने इस्तीफा दिया तो हिंदू कोड बिल के विषय पे दिया और उस समय विरोध तगड़ा कौन कर रहा था? तगड़ा विरोध कर रहा था हिंदू महासभा और ये संघ की पूरा संघ परिवार विरोध कर रहा था। तो बाबा साहब ने जब इस्तीफा दिया तो वो संघ के प्रतिरोध की वजह से, हिंदू महासभा के प्रतिरोध की वजह से और इस बात के लिए कि हिंदू कोड बिल जल्द नेहरू जी नहीं ला रहे थे, नेहरू जी नहीं ला रहे थे। बाद में 2 खंडों में हिंदू कोड बिल लाए भी, परंतु जब बाबा साहब चाह रहे थे तो उस समय चूंकि परिस्थिति इतना विरोध की थी कि उस समय लाना संभव नहीं था, तो स्वाभिमानी व्यक्ति थे बाबा साहब, तो उन्होंने कहा जब कानून मंत्री रह के अगर मैं कोई चीज सामाजिक सुधार के लिए लाना चाह रहा हूं और इसमें सहयोग नहीं मिल रहा है तो इससे अच्छा पद पे बने रहने से अच्छा है कि इस्तीफा दे दूं।
तो बाबा साहब अंबेडकर स्वाभिमान के चलते जिन्होंने जो आरएसएस था, हिंदू संगठन थे, ये विरोध कर रहे थे और जिसके चलते इसके मुखिया ही आरएसएस के लोग थे, जो बाबा साहब का आज भी लोग विरोध करते हैं। बिल्कुल। जी जी। दूसरी बात मैं जानना चाह रहा हूं, जो लगातार राहुल गांधी सड़क से लेकर के संसद, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब सदन से लेकर सड़क तक हर जगह पर संविधान और बाबा साहब अंबेडकर को लेकर के गांव और कूचे पर निकल पड़े हैं, उनके साथ आम जनता जुड़ती जा रही है और इस मुद्दे पर लगातार चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की सुर्खियां, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर मुरझाइयां आने लगी हैं और अमित शाह एक बात कहा है कि अमित शाह ने एक बयान दिया है, उस बयान को सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ। कहा है भाई खड़गे जी, अगर मैं त्यागपत्र ही दे देता हूं तो 15 साल तक और आपको 10-15 साल तक आपको वहीं रहना पड़ेगा जहां पर आप हैं। इसके पीछे क्या मंशा है उनकी? देखिए, ये निर्लजता है, बेशर्मी है जी। इस्तीफा देना एक स्वाभिमानी व्यक्ति का क्रिया हो सकती है, एक नैतिक व्यक्ति की क्रिया होती है जी। ये सब कभी भी नैतिक या स्वाभिमानी होने के मानक से कभी भी इन्होंने कभी कोई ऐसा आचरण रहा ही नहीं है। तो इस्तीफा तो दूर दूर की बात है, ये बेशर्म लोग देंगे ही नहीं जी। अब रही बात ये कहने की कि 15 साल तक और, तो अगर चुनाव आयोग अपनी दायित्वों का निर्वहन किया होता तो इसी बार भारत की लोकतंत्र ने जवाब दे दिया था। करीब 65 से 70 सीट ऐसी है जहां चुनाव आयोग के खामियों की वजह से ये जीते हैं और ये चीज स्पष्ट है कि 99% बैटरी और तरह तरह के हथकंडे जो चुनाव आयोग जो कि रेफरी होता है उनके खामियों की वजह से ये जीते हैं। तो जनता ने तो जवाब दे ही दिया था और इनको सत्ता से बाहर कर ही दिया था, लेकिन ये तंत्र की बेईमानी से आज सत्ता में बने हुए हैं। देखिए, आपको बताना चाहेंगे, अभी कुछ दिन पहले किसान कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ने लखनऊ में एक विशाल प्रदर्शन किया जिसमें संविधान और बाबा साहब अंबेडकर और किसानों के जन मुद्दों को लेकर के आंदोलन किया। इस पर सरकार की क्या रवैया रही और क्या सरकार झुकेगी, जिसके चलते तमाम तरीके के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सफाई देना पड़ा। तो क्या अब भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि अब हमारी खैर नहीं, क्योंकि मैं बाबा साहब को अपमानित किया हूं? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप लगातार देख रहे होंगे कि कोई भी प्रतिरोध, जनता का कोई भी आंदोलन, ये सिर्फ कुचलना जानते हैं। जनतंत्र लोकतंत्र की समझ इनकी हिटलर शाही में इनको समझ नहीं आ रहा है और एक बार पूर्व में किसानों ने इनको चुकाया था, फिर किसान ही इनको चुकाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि अभी कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जब विभिन्न संस्थाओं पे इन्होंने एक दुष्प्रभाव डाल के अपने आप को ये बचा रहे हैं, लेकिन कब तक हिटलर शाही चलेगी? ये स्पष्ट है कि भारत की धरा वीरों से भरती है और जल्द ही इनका पतन होगा। इनके अहंकार को जल्द ही जनता जवाब देगी। बिल्कुल सही कहा भाई, जिनके जनता जवाब देगी। मैं दूसरा मुद्दा मैं कहना चाह रहा हूं, बड़ी जोर से चल रही आज भी किसान कांग्रेस के साथ साथ आज भी अनुसूचित जात प्रकोष्ठ के जो चेयरमैन हैं तनुज पुनिया जी, उनके नेतृत्व में आज कांग्रेस कार्यालय के बाहर तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता इनकलाब कर रहे थे। बाबा साहब अंबेडकर की हाथ में तस्वीर लिए थे और सभी लोग कह रहे थे बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और कांग्रेस मैदान में बाबा साहब के सम्मान में। तो इस तरीके के नारे लग रहे हैं और वहीं पर अब हर जगह पर जितने अंबेडकर और संविधान प्रेमी हैं हाथ में बाबा साहब अंबेडकर का संविधान या बाबा साहब का चित्र लेकर के घूम रहे हैं। इस पर
वो कह रहे हैं जो भाई कांग्रेस का बयान आता है, वो कांग्रेस तो लगातार अपनी बात पर डिग है कि आपको माफी मांगना पड़ेगा, आपने बाबा साहब का अपमान किया है, इसके खिलाफ जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे तब तक हम सड़क से संसद तक आंदोलन करेंगे। मगर वहीं पर विपक्ष चुप्पी साध लेता है और अमित शाह गोल गोल जलेबी की तरह आज तक त्याग पत्र न देना। पूरे देश में विपक्ष जितनी पार्टियां हैं उस सभी और सामाजिक संगठन सड़क पर उतरे हैं। आखिर में ये क्या चाहते हैं? देखिए, राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो दलित राजनीति को पिछले 10-15 सालों में एक तरह से मायावती जी से उम्मीद की गई थी, लेकिन उनकी फाइलों में ऐसा दबाव है और वर्तमान अमित शाह और मोदी जी ने संस्थाओं के माध्यम से इस तरह से दबाव बनाया हुआ है कि बहन मायावती जी कुछ बोल नहीं रही हैं। और अन्य तौर पे अगर देखा जाए तो दलित बिरादरी में नवयुवक आंदोलित है, वो ये दबाव कुछ नेताओं पे भले अमित शाह और मोदी जी डाल रहे हैं, परंतु आम जनता पर ये दबाव और ये प्रभाव काम नहीं करेगा। मजबूरन देखिए, बीजेपी की रणनीति ऐसी है कि ये बहन जी को दबाव में लाके शांत तो करा देती हैं, लेकिन जिस समाज का वो प्रतिनिधित्व करती हैं वो समाज सिर्फ बहन मायावती का ही नहीं, वो अंबेडकर के शिष्यों से भरा हुआ है, जिन्होंने पूरी तरह से संविधान को पढ़ा है, समझा है, और साथ ही साथ अब ये वो अशिक्षित बेसहारा नहीं है। दलित बिरादरी में नवयुवकों ने, आप यहां तक देख लीजिए, चंद्रशेखर जी भी ऐसे नेतृत्व दे रहे हैं, संगठित कर रहे हैं कि दलित नवयुवक आंदोलित है और वो मुखर होके संविधान की सुरक्षा में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर चुका है। जवाब देगा, दलित समाज जवाब देगा। और क्यों हम कहें दलित समाज ही, संपूर्ण उत्पीड़ित समाज, यहां तक कि महिलाएं भी बाबा साहब के संविधान से लाभान्वित हुई हैं और हर वर्ग समाज का, हर पीड़ित वर्ग, हर शोषित वर्ग संविधान की सुरक्षा का लाभ लिया है और उस लाभ की बदौलत ही आज सामाजिक स्तर और शैक्षिक स्तर काफी सुधरा है जी। किसी भी तरह से ये शिक्षित वर्ग जवाब देगा ही देगा। आज एक बात कही जा रही थी कि ये जो भाजपा है ये पहले आरएसएस मनुस्मृति लाना चाहती है, अब फिर हम बैक करके चाहते हैं। जो आपने पहला शब्द कहा था कि ये मनु स्मृति को लागू करना चाहते हैं, ये आज भी जात पात ऊंच नीच भेदभाव की श्रेणी को बरकरार रखना चाहते हैं, शिक्षा का स्तर मिटा देना चाहते हैं, जिसके चलते आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा का मानक घटता जा रहा है। और शिक्षा का ये हालात है कि कक्षा 8 तक का बच्चा ABCD क्या, वो पूरी किताब नहीं पढ़ पाता है, वो अपने देश के महापुरुषों के विषय में नहीं जानते। तो क्या इस तरीके का जो शिक्षा का रवैया रहा है, या मनुस्मृति, जब उन्होंने राजस्थान में चुनाव हो रहे थे, उन्होंने कहा था, मध्य प्रदेश में कहा था, राजस्थान में भी कहा था, राजस्थान में कहा था कि सबसे पहले अगर मेरी सरकार बनती है तो यहां पर सबसे पहले ये मनुस्मृति स्थान लागू करेगा और यहां पर मनुस्मृति लागू होगी। तो क्या इस तरीके की भावनाएं इनके अंदर कहीं ना कहीं पनपती है? और यहां तक कि नहीं, भगवान राम को इन्होंने नहीं बख्शा, इन्होंने कहा था कि जिनको राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो इसके पीछे जहां जहां इन्होंने कहा कि राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, जनता ने सीधे इनके गाल पर तमाचा मारा। आप क्या इनका जो बाबा साहब का अपमान किया, भगवान श्री राम का अपमान किया कि जिनको लाए हैं हम उनको, जिनको श्री राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्या इसके पहले राम थे या नहीं थे? देखिए, अहंकारी व्यक्ति
अशिक्षा के बदौलत कभी भी मर्यादाओं को नहीं समझता जी और इनका अहंकार ही है कि ये तरह तरह से लोगों को अपमानित करते हैं। आप इसी क्रम में समझिए कि ये शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही विभाग को आम लोगों की पहुंच से दूर करना चाहते हैं। जब शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही समाज के मध्यम वर्ग से दूर होता चला जा रहा है तो चिंता इस बात की जरूर रहेगी कि बिना शिक्षा के, बिना चिकित्सा के ये देश कैसे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह पाएगा। इनका प्रहार उसी तरह का है कि इस देश के मस्तिष्क पे वार करते हैं। शिक्षा और चिकित्सा को धीरे धीरे महंगा करते चले जा रहे हैं। सरकार का जो दायित्व है समाज में शिक्षा और चिकित्सा के प्रसार का, उस दायित्व को ये धीरे धीरे निजीकरण की तरफ बढ़ाते चले जा रहे हैं। परिणाम ये होगा कि इतने सालों में जो ये देश तरक्की किया है वो तरक्की धीमी होती चली जा रही है, परंतु पूरा विश्वास है जनता के सोच पर जरूर जल्द से जल्द जनता जवाब देगी और इनके अहंकार को तोड़ेगी। बिल्कुल सही कहा। और आपको बताने चाहेंगे एक सामाजिक संगठन है जो आगामी डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक संघ के महासंयोजक रामचंद्र पटेल जी ने एक आह्वान किया है कि आगामी 28 जनवरी को विधानसभा लखनऊ के सामने से बाबा साहब अंबेडकर संविधान रथ यात्रा निकाला जाएगा और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो अपमानित किया गया है बाबा साहब अंबेडकर को, अगर वो माफी नहीं मांगे तो 75 जनपदों में जिस तरीके से केंद्र सरकार को हिलाने का काम किया था और आज भारतीय जनता पार्टी की जो हमने दलित और बाबा साहब अंबेडकर को विषय में बताया था और 75 रथ यात्रा पिछले साल निकाला था, जिसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। और अगर अमित शाह नहीं मांगे तो 28 जनवरी को राजधानी लखनऊ विधानसभा के सामने से 75 रथ यात्रा 75 जनपदों के लिए रवाना किया जाएगा। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी द्वारा जनपद सीतापुर के विधानसभा सिधौली से 40 किलोमीटर को बाबा साहब अंबेडकर और संविधान रथ यात्रा लगभग 416 जो वो हैं बूथ उनको टच करते हुए निकलेगी। 416 ग्राम पंचायतों में बाबा साहब अंबेडकर और संविधान का संदेश जाएगा। इससे भारतीय जनता पार्टी के और होश उड़ते नजर आएंगे। तो आप बताना चाहेंगे? बधाई इसके प्रेरक को बधाई और शुभकामना। ये यात्रा आपकी सफल होना इसलिए भी जरूरी है कि जन आंदोलन जन चेतना से अगर संचालित रहेगा तो एक निश्चित मुकाम पे जाएगा। हमारी शुभकामना आपके इस यात्राओं के लिए। तो मैं जानना चाह रहा हूं, अगर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, ऊंच नीच का भेदभाव करना चाहते हैं, आज भी ये दिखावा में तो दलित के घर में खाना खाते हैं, मगर दलित का खाना जब कई जगह पोल खुला है शोषण करने से, शोषण प्रतीकों से कभी भी प्रतिष्ठा नहीं बनती। ये प्रतीकों से अगर प्रतिष्ठा बनती होती तो जी जिससे कि एक स्वस्थ समाज तैयार होता, लेकिन प्रवृत्तियों से समाज बनता है और प्रकृति और प्रवृत्ति महत्वपूर्ण रहता है। प्रतीक से एक नाम मात्र चीज है, ये सिर्फ प्रतीकों में दलितों का भोजन करते हैं। प्रतीक रूप से ये आरक्षण देना चाहते हैं, लेकिन उनकी प्रवृत्ति और इनकी प्रकृति हमेशा से ही गैर बराबरी स्थापित करने की रही है। ये मनुस्मृति के पूजक हैं, ये मनुस्मृति के विश्वास करने वाले लोग हैं। ये कभी भी बराबरी नहीं पसंद करेंगे। बिल्कुल सही कहा। आपने बताया कि ये मनुस्मृति के विचारधारा के लोग हैं, ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, गैर बराबरी देखना चाहते हैं, संविधान को कभी माने ही नहीं क्योंकि मनुस्मृति मान रहे हैं। ये ऊंच नीच का भेद करते हैं। अगर भेद नहीं करते होते
तो एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। कई लोग सड़क से लेकर संसद तक पूछते हैं और कहते हैं अगर आपने ऊंच नीच का भेद नहीं किया तो इस संसद भवन का उद्घाटन किया गया, उस संसद भवन से बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को गए, और इस बात को लेकर के दलितों में काफी आक्रोश है। दूसरा मुद्दा, अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन किया गया। जातवादी मानसिकता के चलते देश की राष्ट्रपति मुर्मू को और पूर्व राष्ट्रपति को रामनाथ कोविंद को आपने नहीं बुलाया। क्या ये जाति मानसिकता के कारण नहीं बुलाया या कोई और कारण था? हेलो भाई, हमारे साथ जुड़े हुए हैं मानी जगदीश सिंह जी जुड़े हुए थे और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ये जातिवादी मानसिकता के लोग हैं और जातिवादी मानसिकता के लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि दोस्तों कि ये बराबर का हक है। तो बिल्कुल सही कहा, और इतना ही नहीं, इस पर जो भी टिप्पणियां की जाएं वो कम है। आज की जनता की अदालत में अब तक सुनवाई में स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब वो बुरे दिन आने वाले हैं और वो बुरे दिन जो भारतीय जनता पार्टी की हैसियत को मिटा देंगे, भारतीय जनता पार्टी की उस चालो चरित्र को भी मिटाएंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी को बुरे परिणाम देखने पड़ सकते हैं। इसलिए ये अदालत जनता की मांग है और जनता की अदालत जनता के हित के लिए खुला है, और मैं मांग करता हूं कि अमित शाह जी तत्काल संविधान का जो अपमान किया है उसे माफी मांग ले, तभी भला होगा, अन्यथा आने वाले 2027 के चुनाव में उन्हें परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाई आदित्य दीक्षित जी, जनपद सीतापुर से। नमस्कार बंधु, आपको जनता की अदालत में ढेर शुभकामनाएं। दुनिया में चलाते रहिए, हम रुकने का काम नहीं लेते हैं, मगर कुछ तो बात कीजिए क्योंकि हम बिना आपके अधूरे रहते हैं। हेलो, सीतापुर से गांव जा रहे हैं सर। चलिए, बहुत बहुत सही, धन्यवाद और आपको ढेर शुभकामनाएं हैं। दोस्तों, हमारे साथ भाई आदित्य दीक्षित जी ने साफ साफ कह दिया है कि जो संविधान का अपमान करेगा वो निश्चित रूप से वो अपमानित होना पड़ेगा, और जो भी अपमान करेगा, ये तो उनकी बहुत छोटी बात है, उन्होंने कहा जो भी बाबा साहब का अपमान करेगा उसे निश्चित रूप से उसे अपमानित होना पड़ेगा। इसमें किसी भी प्रकार की उसे माफ नहीं किया जाएगा, क्योंकि लगातार बाबा साहब अंबेडकर और संविधान को लेकर के चर्चा। तो आइए इसी कड़ी में हमारे साथ अन्य भी साथियों से बात करते हैं कि आखिर में बाबा साहब अंबेडकर के प्रति लोगों में कितना प्रेम है, और जिन्होंने भाई संविधान पर चर्चा कर रहे हैं, मैं उनसे बात करूंगा। और जय भीम हमारे साथ बिमला बौद्ध जी, आज की जनता की अदालत में बिमला बौद्ध जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बिमला बौद्ध जी, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। मैं पूछना चाह रहा हूं, जो अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहती हूँ कि जो माननीय अमित शाह जी ने किया जी, जिनको सम्मान करना ही नहीं आता, वो अपमान हमारे बाबा साहब का क्या कर सकते? नहीं, जो इन्होंने अपमानित किया है बाबा साहब अम्बेडकर को, और लगातार जनता में आक्रोश है कि इन्होंने अपमानित किया है बाबा साहब को, और लगातार बाबा साहब के प्रति जो नफरत पैदा की है, जो संविधान का किया है। तो आज पहला एक प्रश्न, आप हमारे गवाह हैं और जनता की आप शुभचिंतक हैं आज की जनता की अदालत में। मैं पहला प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ, जरा सुनिए। मैं पूछना चाहता हूँ, आज हमारे पास विटनेस में हैं भाई बिमला बौद्ध जी, बौद्धमती बिमला जी, जो आज बताएंगी कि अमित शाह ने क्या गुनाह किया है जिससे बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान अनुयायी उनसे नाराज। जी बताइए। देखिए, आज वो जिस जगह पे हैं जी, वो बाबा साहब के संविधान से हैं। वो ये भूल चुके हैं कि ये कुर्सी हमें बाबा साहब के संविधान से मिली है। जी,
अगर इनको यही ज्ञान होता तो ये सब वो नहीं बोलते। पहली बात, जो सम्मान करना ही नहीं जानता है वो मेरे बाबा साहब का क्या अपमान। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बाबा जी का नाम रहेगा, वो क्या अपमान करेंगे। ऐसे में हम ये कहना चाहते हैं कि मुझे हर प्रदेश में जी और देश में जी अब दलित सीएम और दलित पीएम चाहिए, तभी भीमराज आएगा। और बाबा साहब का नाम तो सदियों सदियों से चला आ रहा है, हमेशा चलता रहेगा। उनको कोई मिटाने वाला इस विश्व में कोई नहीं है। हाँ, आपका मांग है कि पूरे देश में पहले रामराज चल रहा था, अब भीमराज की जरूरत है। जी, भीमराज का बुद्धमय भारत की जरूरत है। बुद्धमय भारत की, और उसमें बुद्धमय भारत में दलित प्रधानमंत्री और हर प्रदेश में दलित सीएम और दलित पीएम की मांग चल रही है। तभी बाबा साहब की विचारधारा आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा प्रश्न हमारा है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस है जी, वो ना तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को मानती है, उनका भगवा तिरंगा है, और ना तो वो बाबा साहब अंबेडकर को मानते हैं, वो मनुस्मृति मानते हैं। तो बताइए, अगर मनुस्मृति लागू हो जाएगी तो ये जो बाबा साहब का संविधान है, बाबा साहब का जो आज ये दलित जिनको अछूत कहते थे, जिनके गले में हंडी बांध रखी थी, जिनके पीछे झाड़ू बांध रखा था, ये संसद तक जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और ये बात उनको सास नहीं लग रही है। तो क्या इस बात के जलन में इस तरीके के अनर्गल प्रश्न किए जा रहे हैं या बाबा साहब को अपमानित किया जा रहा है? कारण मैं ये बताना चाहती हूँ, जब इनके पास झंडा ही नहीं है, डंडा ही नहीं है, एजेंडा ही नहीं है और कोई फंडा ही नहीं है, तो ये क्या करेंगे जी। इनके पास कुछ भी, तो अगर ये संविधान को पढ़े होते जी तो इनको सब चीज मालूम होता है। बाबा साहब ने पहले ही कहा जी कि अगर संविधान को लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो ये संविधान अच्छा होगा, अगर लोग लागू करने लोग बुरे होंगे तो संविधान बुरा साबित होगा। जी। तो बाबा साहब ने पहले ही कह दिया, बाबा साहब ने पहले ही बता दिया था। उनको शंका थी कि हमारे समाज के लोग कहीं बिक सकते हैं या कुछ गलत कर सकते हैं, और इसे लागू करने वाले कहीं बेईमान लोग आ गए तो ये संविधान भी नष्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने लिखा था भारत का संविधान। अगर और कोई नाम दिया होता तो अब तक कब तक, लेकिन बाबा साहब को पहले से पता था कि भारत का संविधान जी, इसलिए उन्होंने भारत लिखा रखा, भारत का संविधान। तो भारत का संविधान लिखा। दूसरा प्रश्न ये है कि मनुस्मृति जब लागू हो जाएगी, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आरक्षण से, बाबा साहब के संविधान के आरक्षण से जीत करके मंत्री बने हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, और आज वो चुप्पी साधे हैं, भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बने हैं, तो क्या जब मनुस्मृति लागू हो जाएगी तो क्या ये सांसद, ये विधायक बन पाएंगे या नहीं? देखिए, कहते हैं कि जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। देखिए, जब संविधान पे जब कोई आया तब तक माननीय काशीराम पैदा हुए, अब माननीय बहन जी पैदा हो गई और माननीय चंद्रशेखर आजाद रावण पैदा हो गए। अब ये भारतीय संविधान कभी मिटने वाला नहीं है, ये कितना भी कुछ कर ले, ये बाबा साहब का संविधान है, ये हम भारत के लोगों का संविधान है। और मैं इनको 5 बातें बता देना चाहती हूँ, जो लोग ये कहना चाहे, ये इस तरीके की टिप्पणी कर रहे कि जिसके पास गुरु है उसी का काम शुरू है, जिसके पास बुद्ध है वही शुद्ध है, जिसको मिल जाते हैं संत उसके दुखों का होता है अंत, जिसको मिल जाते हैं फकीर उसकी खुलने वाली होती है तकदीर, और जिसके पास संविधान है सभी समस्याओं का समाधान है। जी, आपने कहा कि जिसके पास संविधान है उसी का सभी समस्याओं का समाधान है। आज हमारे देश में, आज हमारे प्रदेश में, आज हमारे पूरे भारत की बात कर रहा हूं, हर भारत में संविधान से सरकारें बनती हैं और संविधान की सरकार, मगर जो ये मनुस्मृति की बात करते हैं, तमाम नेता कहते हैं भाई मनुस्मृति। अब ये किसकी बात करते हैं किसकी नहीं करते, इनका मामला ये जाने। हम तो बाबा साहब की औलाद है, इसीलिए औलाद है, इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ रेगिस्तान में तूफान कभी रुका नहीं करते, और हम बाबा साहब की औलाद है, किसी और के आगे झुका नहीं करते। अब ये क्या सोचते हैं ये जाने। अब मैं जानना चाह रहा हूं, बाबा साहेब के अनुयायी अब सड़क पर उतर चुके हैं। हर आदमी, हर राजनीतिक पार्टी हो या सामाजिक संगठन हो, एक हाथ में बाबा साहेब का संविधान है, दूसरे हाथ में तिरंगा है और हृदय में बाबा साहेब का चित्र है, और इस लेकर के अब
सड़कों पर उतर रहे हैं। अगर अमित शाह जी माफी नहीं मांगते हैं तो ये बहुजन समाज क्या करेगा, ये प्रश्न है आपसे। मैं ये कहना चाहती हूँ, सड़कों पे उतरे हैं तो सड़क पे उतरे और बाबा साहब ने कलम दिया है। जी आप पूरे भारत भर में आप अपना ज्ञापन दीजिए और जो हमारे आईएएस पीसीएस अधिकारी, डीएम, एसडीएम महोदय जो बैठे, सांसद, विधायक, ये अपने लेटर पैड पे लिख के दें कि बाबा साहब को आपको ये टिप्पणी करने का क्या अधिकार दिया गया है। जी ज्ञापन देना होगा, हमें कलम की लड़ाई होगी जी। और नहीं तो फिर 1 जनवरी 1818 भीमा कोरेगांव का इतिहास होगा। फिर लास्ट में जिस तरीके से 500 सूरवीरों ने 28,000 सेना को हराया था। जी तो जी 1 जनवरी कब का कोरेगांव की घटना आपने जिक्र किया है? 1818 1 जनवरी 1818 और वही फिर शौर्य दिवस जी। और वो शौर्य दिवस फिर आ गया है। अब क्या इस बार अमित शाह बाबा साहब के अपमान के आगे झुकेंगे या फिर यही अम्बेडकरवादी, यही बहुजनवादी और ये संविधान प्रेमी क्या आंदोलन करते हैं, ये तो वक्त बताएगा। परंतु दोस्तों इस बार फिर दलितों में आक्रोश है। आप अंतिम प्रश्न का मैं जानना चाह रहा हूं, क्या आज गांव से लेकर के शहर तक, आईएएस से लेकर के पीसीएस तक हर कोई बाबा साहब संविधान को रट रहा है, इसका परिणाम क्या चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दिखाई पड़ेगा या नहीं? देखिए, ईवीएम हटा करके देखिए, इसका परिणाम अपने आप मिल जाएगा। 2027 में क्या रहेगा? अब 2027 में जो जनता चाहेगी वही रहेगा। अगर जनता चाहेगी ईवीएम से चुनाव, भाई जनता भी तो मांग करेगी, क्योंकि ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है। देखिए मेरा प्रश्न आप फिर गटपट में, मेरा बात सुनिए। इस बार 2027 में अगर अमित शाह ने अभी माफी नहीं मांगी तो क्या 2027 में भारतीय जनता पार्टी को अंबेडकर या बहुजन या लोग बाबा साहब के चाहते लोग क्या इन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे या नहीं? अब ये उनकी मर्जी है कि वो क्या करेंगे, ये उन्हीं से पूछ लिया जाए ये प्रश्न, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये मैं पूछता हूं आपसे क्योंकि आप अंबेडकरवादी हैं, बहुजनवादी हैं, संविधान प्रेमी हैं। मैं पूछना तो हमने पहले ही बता दिया कि रेगिस्तान में तूफान कभी रुका नहीं करते। हम बाबा साहब के औलाद है, किसी और के आगे झुका नहीं करते। फिर ये वही गलती उन्होंने किया है, तो प्रश्न उनसे ये पूछना जरूरी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए भाई। हमारे पास बिमला बहुत जी जुड़ी थी और उन्होंने कहा कि अगर मैं बाबा साहब की औलाद है, किसी के आगे झुका नहीं करते, और अगर अमित शाह ने माफी नहीं मांगी तो इसका परिणाम उन्हें भुगतना होगा। बिमला बहुत जी आपको बहुत बहुत जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपको ढेर शुभकामनाएं देता हूं और आपने जनता की अदालत में अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए ढेर शुभकामनाएं। तो दोस्तों हमारे साथ भाई अभी बिमला पौध जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि बाबा साहब की औलाद हैं, हम किसी के आगे झुका नहीं करते। तो बिल्कुल सही नहीं झुकना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब के औलाद जो होते हैं वो बिल्कुल बड़े ही मार्मिक तरीके से युद्ध करते हैं, और युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं, और वो बुद्ध ही युद्ध है, क्योंकि जो बुद्ध से लड़ता है वो कभी तीर और तलवार नहीं चलते। तो दोस्तों जनता की अदालत में हम आपके साथ फिर मुखातिब होंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे भाई, देखते हैं भाई क्या क्या बाबा साहब अंबेडकर के मानने वाले, क्या संविधान प्रेमी इस बार मुंहतोड़ जवाब देने के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं, इस पर भी बात करते हैं। क्योंकि बाबा साहब की औलाद हैं, हम किसी के आगे झुका नहीं करते। बात करते हैं भाई बहुत ही खुखार हैं और नेता हैं और देश और प्रदेश में जाने जाते हैं। और भाई हमारे बात करते हैं भाई प्रदीप पासी से, पंडित प्रदीप पासी से, और पंडित प्रदीप पासी जी आप बताएंगे सबको कि किस तरीके से बाबा साहब की औलाद हैं, किसी के आगे झुका नहीं करते, और क्योंकि बाबा साहब की औलाद हैं भाई, ये बात बड़ा जोश भर दिया है। और इसके साथ तमाम लोग जुड़ चुके हैं और बात करना चाहते हैं भाई, बात करना चाहते हैं, देखते क्या कहना चाहते हैं भाई पंडित प्रदीप पासी जी। क्योंकि बाबा साहब के आगे कोई सर नहीं झुकाता, बाबा साहब के आगे कोई
झुक नहीं सकता, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर हैं। उन्होंने आपको इतना शिक्षा दिया, ज्ञान दिया, संविधान में दिया, आपको रक्षा सुरक्षा सब कुछ दिया, आपको समता, स्वतंत्रता, बंधुता, एकता, अखंडता, भाईचारा दिया। बाबा साहेब की औलाद हैं, किसी के आगे झुका नहीं करते। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित प्रदीप पासी जी। आज का ज्वलंत मुद्दा है बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान। क्या भारतीय जनता पार्टी अगर इसे माफी नहीं मांगते हैं तो आने वाले समय में क्या परिणाम होगा? भाई पंडित प्रदीप पासी जी, मेरी आवाज पंडित प्रदीप पासी जी की बात पहुंच रही है? साहब, आपको जनता की अदालत में आपको हार्दिक स्वागत है, वंदन और अभिनंदन है। जय भीम साहब, जय भीम। जय भीम। मैं आज का ज्वलंत मुद्दा, चारों तरफ बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान को लेकर के अब सड़क से लेकर संसद तक हर जगह गूंजने लगी है कि अमित शाह इस्तीफा दूं। तो मैं पूछना चाहता हूं, पहला प्रश्न आज की जनता की अदालत में, जनता के द्वारा मैं पहला प्रश्न पूछ रहे हैं, अगर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने वाले अमित शाह माफी नहीं मांगते हैं तो 2027 में क्या भारतीय जनता पार्टी को खमियाजा भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्या आपने सही कहा है जी, आपने सही कहा है, क्योंकि आपने देखा होगा जी, हाल ही में ही चुनाव हुआ था जी, अयोध्या में। जब किसी विधायक ने बोला था कि हमें वोट करो तो हम संविधान को खत्म कर देंगे, जी, तो उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ चुका है। जी, इससे हमको सीख लेनी चाहिए कि हमको संविधान और बाबा साहब की छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, जी, क्योंकि राजनीतिक का की जननी जो है बाबा साहब हैं और संविधान है। जी, ठीक है जी। उससे उनको सीख लेनी चाहिए थी कि एक बार भुगत चुके हैं, दोबारा वो गलती नहीं करनी चाहिए थी, जी। लेकिन उन्होंने फिर वही गलती की। तो अब तो ये पहली बार तो संविधान के ऊपर इन्होंने बोला था, अब बाबा साहेब के ऊपर इन्होंने बोला है जी, और बाबा साहेब के जो प्रेमी हैं वो पूरे भारत में हैं जी, और पूरे भारत में जो इसका रिजल्ट सामने आएगा 27 में, वो इनको देखने को अच्छी तरीके से मिलेगा। जी, तो आने वाले समय में आपको क्लियर देखने को मिलेगा कि रास्ता इनका साफ रहेगा। जी। मतलब रास्ता साफ रहेगा या पत्ता साफ रहेगा? अब वो आप समझ सकते हैं और जनता समझ रही है अच्छे से। जी। दूसरा प्रश्न, आज जनता के बीच आक्रोश है और लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी बराबर का अधिकार देना नहीं चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस विचारधारा की है, वो मनुस्मृति लाना चाहती है, वो मनुस्मृति पर काम करती है और भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति के तहत चलती है, क्योंकि मनुस्मृति आरएसएस की देन है और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की जनक है, राजनीतिक पार्टी है। और मैं बता दूं आपको, मैं याद दिला दूं जी, इतिहास पहले याद दिला दूं आपको जी, 25 दिसंबर को ही मनुस्मृति को फूंक करके बाबा साहब ने इतिहास रच दिया था। जी, ठीक, और उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जी, ठीक है, और ना ही उससे हमारा देश चलता है, ना ही हमारी जीवन शैली चलती है उससे। जी, जो भी चलता है वो संविधान चलता है। जी, ठीक है जी, और अभी आज 26 तारीख कल ही की तो बात है, जी, कल ही के दिन बाबा साहब ने मनुस्मृति को फूंक करके जो है जी, और संविधान की रचना कर दिया था उन्होंने, और संविधान लागू हो गया था। जी। माने मनुस्मृति। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा प्रश्न, अभी हमारे बीच में भाई जगदीश सिंह जी किसान कांग्रेस पार्टी के भाई प्रदेश अध्यक्ष थे, उनसे बात मेरी हो रही थी, उन्होंने एक जवाब दिया, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि भारतीय जनता पार्टी ना तो संविधान मानती है और ना ही तिरंगे को मानती, उनका झंडा उनका एजेंडा होता। तो क्या इस तरीके के अपमान करने वाले लोगों को बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान को क्या वो अपमानित कर सकते हैं या नहीं, और इसका खमियाजा क्या होगा? सर मैं कहना चाहता हूँ जी, कि देखिए, जो जो पार्टी तिरंगे का सम्मान नहीं करती है, जी, संविधान का सम्मान नहीं करती है, जी,
बाबा साहब का सम्मान नहीं करती है, जी मुझे लगता है उसे राजनीति करने का ढंग नहीं पता है। जी ठीक है, जी क्योंकि हमारा भारत जो है जी धर्मनिरपेक्ष देश है। जी ठीक है, जी और हमारे संविधान में ये लिखा है जी कि हमारे समाज को, सभी के समाज को जो है जी बराबर का अधिकार है हर, और पूरी स्वतंत्रता के साथ में। जी आपका कहना सभी का बराबर हकदार है, कोई भी किसी के साथ नहीं बल्कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। और आपको मैं दूसरा प्रश्न करना चाहता हूं, हमारा अंतिम प्रश्न है और ये बड़ा जोरदार है। क्या बहुजन समाज पार्टी के जो अंबेडकर प्रेमी हैं, जो संविधान प्रेमी हैं, क्या बाबा साहब अंबेडकर के प्रति सोच रखते हुए क्या भारतीय जनता पार्टी को ये उनके जो प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर और संविधान को अपमानित किया है, ऐसे लोगों को क्या सबक सिखाएंगे, ये मैं जानना चाहता हूं। अक्सर मैं बता दूं जी कि आने वाले समय में जी जो हमारी बहन जी की सरकार थी, जी उनके समय में जो बाबा साहब को सम्मान मिला है, जी वो सम्मान किसी पार्टी ने नहीं दिया है और न दे सकती हैं। जी हर समाज के लोगों को इतिहास, हर समाज के लोगों के इतिहास को सम्मान देने वाली बहन जी हैं, जी और इतिहास गवाह है कि उनके शासनकाल में सबसे कम जी महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं। जी समझ रहे हैं आप? जी 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 और अभी कल की बात बता दूं कि पसी समाज के इतिहास को संवारने का काम भी बहन जी ने किया था। जी ये मैं प्रत्यक्ष प्रमाण बता रहा हूँ कि बिजली पासी जी का जो किला है सुरक्षित करने का जो श्रेय जाता है जी। और उनकी मूर्तियां रखवाने का श्रेय जाता है, वो भी जो है बहन जी को जाता है। जी आपकी इच्छा हो आप जाकर के वहाँ पे देख लीजिए जी SC ST OBC समाज के लिए बहन जी ने क्या किया है। जी तो मैं जब बताना यही चाहता हूँ जी। कि SC ST OBC का अगर हित जुड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ मानदेवा साहब ने कहा था कि वो नीले झंडे की तरह है, वो चीज हमको भूलनी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और क्योंकि नीला झंडा आपका सम्मान और सम्मान की बात करते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं अगला प्रश्न करना चाहता हूं, क्या बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करने वाले कब तक बाबा साहब का अपमान करते रहेंगे? कृपया बताने कष्ट करें जी, बाबा साहब का अपमान कब तक होता रहेगा और बाबा साहब के अनुयायी कब तक चुप्पी साधे रहेंगे? जी मैं बताना चाहता हूँ जी कि बाबा साहब ने पार्लियामेंट में ये बात स्पष्ट रूप से कहा था जी कि अगर संविधान अच्छे लोगों में से उसको चलाने वाले लोग अच्छे होंगे जी तो स्वतः संविधान सही साबित होगा, जी और संविधान अगर गलत हाथों में रहेगा तो वो गलत साबित होगा। जी तो इस बाबा साहब ने इस बात को वो शुरुआत में ही सिद्ध कर दिया था जी कि जैसे लोगों के हाथ में संविधान होगा वैसा ही संविधान सिद्ध होगा। आपका तो इस कहना है बात को कि हमको समझना चाहिए। बाबा साहेब ने पहले ही बता दिया था कि संविधान को लागू करने वाले जैसे होंगे वैसा ही हमारा संविधान साबित होगा, क्योंकि संविधान कभी गलत नहीं बनेगा और संविधान कुछ कर नहीं सकता जब तक उसे लागू करने वाले लोग नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। अंतिम प्रश्न भाई, बड़ा गंभीर प्रश्न है भाई। हमारे साथ भाई पंडित प्रदीप पासी जुड़े हुए हैं जो लगातार बाबा साहब अंबेडकर के विषय में बताते जा रहे हैं और हमारे दर्शक भी लगातार देखते जा रहे हैं। भाई बड़ी बधाई के पात्र हैं और लगातार लोग देख रहे हैं, इसके लिए मैं आपको ढेर शुभकामनाएं देते हुए मैं कहना चाह रहा हूं कि बाबा साहब अंबेडकर जो संविधान, जो बाबा साहब अंबेडकर का जो विचार है, विचारधारा को है, उन्होंने जन जन तक पहुंचाने का काम किया। दूसरी बात, हेलो, मैं आपसे बस आपके लिए बहुत समय नहीं है क्योंकि मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूंगा, क्योंकि हमारे साथ लगातार तमाम लोग बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की प्रति बात करेंगे और क्योंकि आज हमारे साथ विशेष स्पेशल मुद्दा है
बाबा साहब अम्बेडकर। और हमारे बीच में लगातार लोगों ने फोन करके बताया भाई बाबा साहब अम्बेडकर आप बात कीजिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का चारों तरफ। तो आइए हम अगला प्रश्न कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी, दूसरा मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी अभी तक अमित शाह के विषय में चुप्पी साधे है और अभी तक भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, हम कह सकते हैं ना तो प्रदेश अध्यक्ष जी और ना ही उसके कोई नेता अभी तक ये बात कही है कि उन्हें माफी मांगना चाहिए या फिर उन्हें त्याग पत्र देना चाहिए। तो बताइए क्या उनकी मंशा है? मंशा तो साफ है साहब जी। ये जो उस टिप्पणी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, चुप्पी नहीं तोड़ना चाहते हैं जी, तो जितना ये देर करेंगे जी, उतना मामला गंभीर होगा। जी, ठीक है जी, और आने वाले समय में उतना इनका रिजल्ट जो है जीरो जाएगा जी। तो ये चीज आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब जितना ये हमारे मतलब बाबा साहब का अम्बेडकर का अपमान करेंगे उतना ज्यादा ही इन्हें, जी, उतना ज्यादा ही इन्हें अपमानित होना पड़ेगा। क्योंकि हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, बिल्कुल सही कहा, और हम इस तरीके के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। बस बने रहिए, देखते रहिए जनता की अदालत में। और आप बहुजन समाज के अम्बेडकर प्रेमियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पंडित प्रदीप पासी जी, पंडित प्रदीप पासी जी, बहुजन समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हेलो, हाँ, करे बहुजन समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी हाँ, पंडित प्रदीप पासी जी, जी सर, क्या संदेश देना चाहेंगे बहुजन समाज के लोगों को, संविधान प्रेमियों को? क्या मेरी आवाज शायद पहुंच रही है, आप तक नहीं पहुंच रही है? जी आ रही है। तो मैं पहला प्रश्न पूछ रहा हूं कि अब आपका, क्योंकि समय आपका पूरा हो रहा है और अब हम आपके साथ केवल 1 सेकंड से 2 सेकंड समय देंगे, और बताइए आप बहुजन समाज को अब तक टीवी चैनल के जनता की अदालत में आप हमारे बहुजन समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो शासन सत्ता चलाने वाली पार्टियां हैं जी, उनके हाथ में इनका हित नहीं है जी, और दूसरी बात यह है कि अगर कोई इनका सहयोग करता भी है इसी तरह जी, समाज का आदमी, तो उनको सुलझाने में बैठने की जगह नहीं मिलेगी, पैमाने पर ही बैठने की जगह मिलेगी। जी, क्योंकि इनका कंट्रोल किसी और के हाथ में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में पंडित प्रदीप पासी जी ने आज की जनता की अदालत में आपने बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, देखते रहिए अब तक टीवी न्यूज चैनल की जनता की अदालत में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जो बाबा साहेब का अपमान करेगा वो न देश पर और ना तो किसी राज्य में राज करेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बाबा साहेब का नाम रहेगा। इसी के साथ सभी दर्शकों को, सभी भाइयों को जनता की अदालत में हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। कल हम फिर इसी समय पेश होंगे जनता की अदालत में नए मुद्दे के साथ। नमस्कार, देखते रहिए जनता की अदालत राजेश कुमार सिद्धार्थ के साथ।